हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 12th का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बायोट-सेवरेट लॉ टॉपिक किया था और बायोट-सेवरेट लॉ के एप्लीकेशंस कर लिए थे। स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, स्ट्रेट फाइनाइट वायर, सर्कुलर वायर और सर्कुलर वायर के सेंटर के ऊपर और एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर वायर। यानी बायोट-सेवरेट लॉ के टोटल 4 आर्टिकल्स जो हैं एप्लीकेशन के वो हम कर चुके हैं। अब हमने बायोट-सेवरेट लॉ से पहले जब हमने टॉपिक किया था चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उनके बेसिस के ऊपर ही आपके पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज साइक्लोट्रॉन। आज हमने क्लास 12th के यूनिट नंबर 3 का ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइक्लोट्रॉन, इसको डिस्कस करना है। क्लास 12 और यूनिट यू ऑल नो दैट कि यूनिट हम लोग कर रहे हैं दैट इज यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, अब साइक्लोट्रॉन जो है इसका एनिमेटेड वीडियो मैंने आपको सेंड किया था ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से जो है साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि साइक्लोट्रॉन के अंदर आपके पास दोनों तरह के फील्ड्स होंगे। यानी हमारे पास साइक्लोट्रॉन के अंदर हमने क्या करना है, पहले मैं इसका ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि साइक्लोट्रॉन के अंदर हमने कोई भी चार्ज पार्टिकल को क्या करवाना है, एक्सेलरेट। कोई भी चार्ज पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट करवाना है। साइक्लोट्रॉन का मतलब ही है, साइक्लो मीन्स साइकिल, ठीक है। ट्रॉन मीन्स कि कोई भी पॉजिट्रॉन, किसी भी टाइप का जो है वो चार्ज पार्टिकल हो सकता है। तो हमारा जो टारगेट क्या है साइक्लोट्रॉन के टॉपिक में, जो साइक्लोट्रॉन का टॉपिक होता है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन के टॉपिक के अंदर आपका प्राइम टारगेट क्या होता है कि आपको किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रेजेंस के अंदर हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट बताया कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। अब साइक्लोट्रॉन के लिए जो सबसे पहले हम ब्रीफ लाइन लिखेंगे, ठीक है। मैंने समझाया कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम साइक्लोट्रॉन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप लिख लें, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स to acquire enough energy to carry out nuclear disintegrations। यानी अगर हम साइक्लोट्रॉन की बेसिक डेफिनेशन लिखें, यानी ब्रीफ में बताएं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, तो इट इज़ अ डिवाइस, तो लिखेंगे साइक्लोट्रॉन, ये ब्रीफ लाइन है। तो आर्टिकल पूरा ही हम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 3 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट भी आ सकता है आपको कि साइक्लोट्रॉन की डायग्राम ड्रॉ करो, उसका प्रिंसिपल और उसका कोई भी फॉर्मूला जो है वो आपको डिराइव करना आ सकता है। तो सबसे पहले ब्रीफ लाइन लिखेंगे, तो लिखेंगे साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट positively charged particles, used to accelerate positively charged particle। positively charged particle जैसे कि प्रोटॉन्स हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, ड्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ड्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो लाइक प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन्स या कोई भी आयन एक्सेट्रा, to acquire enough energy to carry out nuclear disintegrations। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस मतलब हमें किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर इस चार्ज्ड पार्टिकल को, जिसको हमने एक्सेलरेट करवा देना है, चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक्सेलरेट करवा देंगे और उस एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल को हमें किसी टारगेट के ऊपर क्या करवाना है, स्ट्राइक करवाना है। अब टारगेट आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, टारगेट विल बी योर न्यूक्लियस। टारगेट कोई भी न्यूक्लियस ही होगा, ठीक है। तो टारगेट आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन करवानी, मतलब किसी भी न्यूक्लियस को जब हमने तोड़ना है
तो इस चार्ज्ड पार्टिकल को, जिसको भी हम एक्सेलरेट करवा चुके हैं, उस चार्ज पार्टिकल को हमने हिट करवाना है न्यूक्लियस के ऊपर, ताकि न्यूक्लियर क्या हो जाए, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हो जाए। क्योंकि जब हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते जाएंगे तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। एक्सेलरेट करने का सिंपल मतलब है आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इट सिंपली मीन्स दैट द काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, और ज़्यादा एनर्जी एक्वायर करा हुआ ये जो चार्ज पार्टिकल जब किसी भी न्यूक्लियस को हिट करेगा तो यानी उस न्यूक्लियस की हो जाएगी बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, यानी वो न्यूक्लियस टूट जाएगा किन्हीं दो सब्सटेंसेस में या किन्हीं दो न्यूक्लियाइज के अंदर ही टूट जाएगा। और जब एक न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस कोई भी दो न्यूक्लियाइज के अंदर स्प्लिट होता है तो साथ में रिलीज होती है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसी ट्रेमेंडस एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये डायग्राम नहीं बनानी है जो मैंने नीचे बनाई है, ठीक है, इसकी जो मेन डायग्राम है हम वही करेंगे डिस्कस, और वही ड्रॉ भी करेंगे। अच्छा, अब एक बात और बताऊं, यहाँ पे हमने लिखा है साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जबकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ये एक्सेलरेट नहीं करवा सकता, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के अंदर बेसिक पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो है वो साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन ही है कि जो साइक्लोट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। रीजन इज दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा लाइट पार्टिकल है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा लाइट हो और उसको आप एकदम से स्पीड देनी शुरू कर दो, यानी आप उसको स्पीड देके किसी भी चीज को आप सर्कल में घुमाना शुरू कर दो, लेट्स सपोज दैट कि कोई कार की एग्जांपल ही लेते हैं कि एक थोड़ी चीज है जो बड़ी हैवी है, ठीक है, तो जब कोई चीज़ हैवी होती है तो वो सेटल्ड होती है, यानी अगर किसी हैवी बाइक, जैसे हम बोलते हैं बुलेट की एग्जांपल ही ले लें, जैसे हम बोलते हैं कि बुलेट जो है वो जम के चलता है, बॉयज तो आराम से समझ जाएंगे इस बात को। एक्टिवा की एग्जांपल ले ले, जैसे पहले प्लास्टिक बॉडीज में टीवीएस वगैरह आती थी तो जल्दी स्लिप होने के चांसेस होते थे उनके, कि थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो स्लिप हो जाएगी, है ना, यही होता था। लेकिन अगर एक्टिवा की बात करें या बुलेट की बात करें तो मतलब अगर स्पीड ज़्यादा भी रखते हो तो जम के चलते हैं। जम के मीन्स ग्राउंड को जल्दी से छोड़ते नहीं हैं या स्लिप नहीं होते हैं, है ना, तो यही चीज़ होती है। वही बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लाइट पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक लाइट पार्टिकल है तो लाइट पार्टिकल में प्रॉब्लम क्या आने वाली है आपको, अगर इलेक्ट्रॉन एक लाइट पार्टिकल है तो लाइट पार्टिकल क्या होगा, इजीली स्किप हो जाएगा। स्किप कह सकते हैं, स्किप फ्रॉम पाथ, कि अपने पाथ को छोड़ के स्किप कर जाएगा। यहाँ जो है वो स्लिप हो जाएगा, वर्ड हम स्लिप बोल रहे हैं, स्किप बोल दें, कि मतलब हमें किसी चीज़ को सर्कल में चलाना है। जब सर्कल में चलाते हुए हम चीज़ को हाई स्पीड दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो पार्टिकल हैवी होगा तो अपने पाथ को, अपने ट्रैक को नहीं छोड़ेगा, यानी स्लिप नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टिकल लाइट होगा तो उसने क्या करना है, अपने पाथ से बाहर निकलना शुरू कर देना है, यानी जो भी उसका डिसाइडेड पाथ था उस डिसाइडेड पाथ में वो ट्रेमेंडस स्पीड होने के कारण या ट्रेमेंडस एनर्जी होने के कारण टिक नहीं पाएगा, यानी बहुत इजीली जो है वो अपने पाथ से एस्केप हो जाएगा। तो यही रीज़न है। बाकी आगे जब हम डायग्राम करेंगे तो और क्लियर होगा कि वही सिंपल सी बात ही मैं बोल रही हूँ कि जैसे नेचर में भी हम देखें फिजिक्स को, तो अगर आपके पास कोई भी बाइक हल्की होती है और उसको आप सर्कल में चलाओगे या जल्दी से हाई स्पीड के साथ उसके साथ टर्न करने की कोशिश करोगे, हल्की बाइक प्लास्टिक की बॉडी के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, वो जम के नहीं चलेगी, स्लिप हो जाएगी। लेकिन अगर वही बाइक जो है वो थोड़ा हैवी है तो इसका मतलब क्या है, हम लाइन क्या बोलते हैं कि अगर वो बाइक हैवी है तो वो बाइक क्या करेगा, जम के चलेगा। जम के चलने का मतलब अपने ट्रैक को या अपने पाथ को इजीली नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है कि इलेक्ट्रॉन या फिर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइट होने के कारण जो है साइक्लोट्रॉन किसी भी लाइट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। तो ये जो है वो तो साइक्लोट्रॉन की थी ब्रीफ लाइन। अब हमने करना है साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, अब इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने सिर्फ कॉपी पे इतना पार्ट ही नोट करना है, हेडिंग बनाएंगे साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन की ये बेसिक ब्रीफ लाइन लिखेंगे। इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन। अब इसको मैं रब कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें कि आपके पास ये तो डिफाइनिंग लाइन है कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। अब अगला लाइन में हमें करना है साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में हम लिखेंगे व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव। प्रिंसिपल पहले हेडिंग बना देती हूँ मैं। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल is made to move time and again। टाइम एंड अगेन का मतलब क्या है,
टाइम एंड अगेन मीन्स बार बार. व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज मेड टू मूव टाइम एंड अगेन इन अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक field in the presence of magnetic field, लिख लो इतना. अब is made to move time and again मतलब बार बार, टाइम एंड अगेन का मतलब बार बार मूव करवाना है, ठीक है. हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी जो है वो चेंज होने वाली है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड भी है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रॉन्ग, कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है. ऐसे भी लिख सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स एक्सेलरेटेड एंड अक्वायर, कॉमा डाल के, इट गेट्स एक्सेलरेटेड and acquires sufficiently high energy. ठीक है, it gets sufficiently high energy. अब क्या है, when a positively charged particle is made to move time and again, कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने बार बार घुमाना है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है. फ्रीक्वेंसी हाई होने का सिंपल मतलब क्या है कि आपने पोलैरिटी को चेंज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की. मैं डायग्राम के साथ समझाऊंगी, ठीक है. पोलैरिटी चेंज करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, की मैग्नेटिक फील्ड भी है विच इज स्ट्रॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रॉस्ड होंगे. ये हमने लिखना नहीं है प्रिंसिपल में, लिख भी सकते हैं इन सच अ वे दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर क्रॉस्ड. ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमा के बाद आप लिख सकते हैं कि सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस्ड. क्रॉस्ड का मतलब बोथ द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कॉमा डाल के फिर लिख सकते हैं. देन वर्ड डाल लो साथ में ज्वाइनिंग वर्ड. देन इट गेट्स एक्सेलरेटेड एंड एक्वायर सफिशिएंटली हाई एनर्जी. हर बुक में आपको अलग अलग प्रिंसिपल मिलेगा, तो आप उसको अपनी तरफ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं. जैसे मैंने ये एडिशनल लाइन ऐड की है जो कि बुक्स में नहीं लिखी होती, बट इट इज अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपके पास क्या होंगे, क्रॉस्ड होंगे. तो सिंपल है कि व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मेड टू मूव टाइम एंड अगेन इन द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस्ड, मीन्स दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं. देन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होगा मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. वेलोसिटी बढ़ेगी मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है कि इट विल एक्वायर द सफिशिएंटली हाई एनर्जी, ताकि वो कैरी आउट करवा सके क्या, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस. ठीक है. अब आपके पास है कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं सिर्फ समझाऊंगी, तो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स जो है वो आप खुद बुक से रीड कर सकते हैं आराम से. जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, मॉडर्न्स की बुक है अगर आपके पास, तो मॉडर्न की बुक में से आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं. मैंने सिर्फ आपको डायग्रामेटिकली समझाना है, तो एक बार वीडियो को पॉज करें. हमने थ्योरी लाइन लिख ली है, उसके बाद हमने प्रिंसिपल को डिस्कस कर लिया. अब हम इसकी चलते हैं साइक्लोट्रॉन की डायग्राम के ऊपर. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आई होप आपने ये लिख लिया है प्रिंसिपल. अब हम डायग्राम डिस्कस करते हैं साइक्लोट्रॉन की. ठीक है. अब साइक्लोट्रॉन के अंदर आपके पास बेसिकली क्या होता है, 2D हैं, 2D हॉलो डीज हैं ये, 2D शेप्ड चैम्बर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं. द साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ, लाइन क्या बनेगी, साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 हॉलो D शेप्ड चैम्बर्स. ठीक है, 2 हॉलो D शेप्ड चैम्बर्स हैं, हैविंग अ स्मॉल गैप इन बिटवीन. इन दोनों के बीच में देखो हमने छोटा सा गैप दिखाया. 2 D शेप्ड चैम्बर्स हैविंग अ स्मॉल गैप इन बिटवीन. अब आपको लग रहा होगा कि ये Ds की कोई विड्थ नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है. एक्चुअली में ये Ds थोड़े से थिक हैं, कोई मोटी सी, बीच में हॉलो है, बीच में कुछ भी नहीं है. जैसे ये बोर्ड है, मान लो ये बोर्ड कुछ थिकनेस का है, इस बोर्ड को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दूं और उसको D की शेप में काट दूं, और बीच वाली चीज जो है वो हॉलो हो, यानी कि जो आपके पास जो दोनों D शेप्ड चैम्बर्स है दे आर लाइक दिस. अगर मैं डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ करूं फिर आपको समझ में आ जाएगा दिस. और जो अंदर इसकी मोटाई है, मतलब इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस के बीच में सारा कुछ हॉलो है, सिर्फ सरफेस है, साइड है, और उसकी ये कर्व्ड साइड्स हैं. ठीक है, डीज की. अगेन इस साइड की डी भी इसी तरीके से है, ये कि थिकनेस है डीज की,
और अंदर से ये हॉलो डीज है। तो यानी कंस्ट्रक्शन में हम लाइन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन की आपकी लाइन क्या होगी, अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो के साथ साथ भी लिख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में पहली लाइन तो हमारी यही बनेगी, इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 हॉलो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स। तो 2 हॉलो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स हैं हमारे पास, यानी ये दोनों जो मैंने बनाए हैं दीज आर हॉलो डी शेप्ड मेटालिक, मेटल के चैम्बर्स ही लेने हैं, मेटालिक चैम्बर्स। समझ में आ गया होगा, हॉलो मतलब अंदर कुछ भी मेटल नहीं है। तो पहली लाइन तो हमारी ये होगी। इन दोनों, फिर आगे लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ 2 हॉलो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स, फुल स्टॉप, D1 एंड D2, ठीक है, D1 एंड D2 विच आर कॉल्ड एज डीज। इन D1 और D2 को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, विच आर कॉल्ड एज डीज, DEES, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डीज। उसके बाद लिखेंगे दीज डीज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप, कि दीज डीज, ये दोनों डीज दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप, ठीक है, स्मॉल गैप है। दीज डीज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप। वीडियो को पॉज कर करके आप लाइंस कंप्लीट करते जाएं, कंस्ट्रक्शन भी लिख लें साथ साथ। तो दीज 2 डीज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल गैप विद इन द सेंटर ऑफ द गैप द सोर्स, यानी सोर्स मीन्स द सोर्स दैट इज द चार्ज्ड पार्टिकल इज प्लेस्ड। तो यहाँ पे आपके पास सेंटर के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, आपका चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, विद इन द सेंटर ऑफ द डीज देयर इज अ स्मॉल गैप, ठीक है, वेयर द सोर्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज प्लेस्ड। अगली लाइन में हम लिखेंगे फुल स्टॉप डाल के, दीज 2 डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, these 2 Ds are connected with a high frequency oscillator, comma, which provide high frequency electric field across the gap। यानी these 2 Ds, लाइन लिख रही हूँ, these 2 Ds are connected with high frequency oscillator which provide electric field across the gaps, which provide the electric field across the gaps, across the gaps नहीं gap of Ds। अब ये समझाती हूँ मैं, ये जो दोनों डीज हमने लगाई हैं दैट इज D1D एंड D2D, इन दोनों डीज को हमने कनेक्ट कर देना है विद अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो यहाँ पे बना देते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये D2D से ये वायर कनेक्ट की हुई है, D1D से कनेक्ट की हुई है, और यहाँ पे ये साइन का मतलब ये चीज़ क्या है, आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। आप फ्रीक्वेंसी वर्ड को पूरा लिख लें। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने क्या करना है, इन दोनों डीज की पोलैरिटी को क्या करते जाना है, रिवर्स करते जाना है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का यही काम है कि वो दोनों डीज की पोलैरिटी को रिवर्स करता रहेगा, स्ट्रेट लाइन बना देगा, ठीक है, D2। अब ये चीज समझो कैसे, क्या बोला है, दीज 2 डीज आर कनेक्टेड विद हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द गैप ऑफ डीज। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जैसे हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का मतलब जो चीज ऑसिलेट करे, ऑसिलेट मीन्स अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती जाए। क्या होने वाला है कि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को स्विच ऑन करेंगे, लेट अस सपोज दैट कि आपके पास किसी इंस्टेंट के ऊपर D2D के ऊपर नेगेटिव चल रहा है और D1D के ऊपर क्या चल रहा है, पॉजिटिव। ये मैं समझा रही हूँ। अब ये जो दोनों डीज हैं वो क्या है, नेगेटिव, एक D2D नेगेटिव और D1D क्या मान ली हमने, पॉजिटिव। ये हमने लेट किया है कि जिस इंस्टेंट पे भी हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को ऑन किया तो आपके पास D2D क्या थी, नेगेटिव थी, और D1 वाली डी जो थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी, ठीक है। ये हमने चीज सपोज की है। अब देखो होने क्या वाला है, जो दोनों डीज हैं ये बोथ द डीज आर हॉलो, ये दोनों ही डीज आपके पास हॉलो हैं। जब कोई चीज हॉलो होती है तो जब भी हम चार्ज देते हैं किसी भी हॉलो कंडक्टर को, मेटालिक कंडक्टर है हॉलो, तो चार्ज रिजाइड करता है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी क्या होने वाला है, ये जब नेगेटिव थी D2D तो ये सारा नेगेटिव चार्ज जो है इसके सरफेस पे रिजाइड करेगा। ये ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव इस तरीके से सरफेस के ऊपर रिजाइड करेगा। ऐसे ही D1D को जब पॉजिटिव दिया तो इसके सरफेस के ऊपर जो है D1D के सारे सरफेस के ऊपर, कर्व सरफेस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रिजाइड कर जाएगा। जब ये चार्ज रिजाइड करेगा तो देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया ना बिटवीन द गैप, क्योंकि एक प्लेट वर्क कर रही है एज पॉजिटिव, क्योंकि ये जो दोनों
D1 और D2 डीज हैं जिनकी कुछ थिकनेस है, तो D1 वाला जो ये हिस्सा है वो एक तरीके की प्लेट होगा। जैसे मान लो ये मेरी D1D है, तो यहाँ वाला जो हिस्सा है वो एक प्लेट होगा। ये मेरी D2D चल रही है जो अंदर से हॉलो है, तो ये सामने वाली प्लेट होगी। D2 वाली ये जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और D1 वाली जो प्लेट है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जो बाहर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उनका तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाहर तो कोई सोर्स ही नहीं है, सोर्स तो इन गैप्स के बीच में बैठा है यहाँ पे। ये आपके पास चार्ज पार्टिकल है और जो क्या है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फील करेगा ना। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल बैठ जाता है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स Fe। तो Fe इज इक्वल टू Q इंटू कैपिटल E, वेयर कैपिटल E इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जो है वो चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करता है जब भी हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख देते हैं। होने क्या वाला है कि अगर किसी इंस्टेंट के ऊपर D2D, जब हमने स्टार्ट किया D2 को नेगेटिव रखा, D1 को हमने पॉजिटिव रखा, तो ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो क्या करेगा, D2 की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। रीजन इज दैट क्योंकि इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द D2, जिस वजह से इस चार्ज पार्टिकल ने D2 की तरफ फोर्स फील करनी है। ठीक है, समझ में आया। अब जितने भी ये मैंने एरोज बनाए हैं इनको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाया है कि अभी एक इंस्टेंट पे हमने क्या किया है, D2 वाली D को क्या सपोज किया है, नेगेटिव। तो ये वाले जो है लाइन साइंस हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि वही बात मैं आपको बोल रही हूँ कि पोलैरिटी ने चेंज होना है। तो जब पोलैरिटी चेंज होएगी इसका मतलब बार बार कोई D पॉजिटिव होने वाली है और कोई D नेगेटिव। तो यानी हमने लिखा, कंस्ट्रक्शन ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर वाली लाइन मैंने लिखवा दी, बीच में जो है आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इट विल एक्सपीरियंस, तो ये चीज भी मैं समझा चुकी हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द फोर्स। ठीक है, क्या होने वाला है ये मैंने समझा दिया, लिखना नहीं है ये तो वर्किंग में लिखेंगे जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या होगा, अब आपके पास आगे हमने लिखना है कि ये तो लाइन लिख दी, these two Ds are connected with the high frequency oscillator which provide electric field across the gap of the Ds। फिर across the gap of the Ds आगे लिखेंगे due to this electric field, लिखते जाओ फुल स्टॉप डाल के, due to this electric field the positively charged particle will experience electric Lorentz force। due to this electric field positively charged particle will experience electric Lorentz force। ठीक है, इलेक्ट्रिक लॉरेंट्स फोर्स, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड, फुल स्टॉप डाल के, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रेजेंट है, ऊपर मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा है और नीचे मैंने मैग्नेट का रखा है साउथ पोल। ये मैं आपको चीज समझा चुकी हूँ कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये दोनों ही फील्ड्स आपस में क्या हैं, क्रॉस्ड हैं। अब दोनों फील्ड को क्रॉस होने का मतलब क्या है, दोनों फील्ड्स के क्रॉस होने का सिंपल मतलब यही है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब कैसे हैं, जो आपके पास ये दोनों मेटालिक डी चैम्बर्स हैं इनको ऐसे रखा गया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मेटालिक डी चैम्बर्स ऐसे प्लेस्ड है हॉरिजॉन्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, गैप के बीच में यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक D1D ये वाला हिस्सा D1 को हमने पॉजिटिव माना है और D2 वाले हिस्से को हमने क्या माना है, नेगेटिव, और बीच में आपने क्या रखा है, कोई भी सोर्स। ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील कर रहा है, ये वाला सारा प्लेन, दिस प्लेन। ठीक है, ये सारा प्लेन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील कर रहा है। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल है ऊपर, और नीचे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमने रख दिया साउथ पोल, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं इस प्लेन में, दिस वर्टिकल प्लेन में। तो वर्टिकल प्लेन के अंदर आपके पास सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम चल रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम चल रहा है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज पार्टिकल हिलेगा, और हमने ये पढ़ा है कि whenever the charge particle is placed in some electric field region तो it get accelerated, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेट होता है चार्ज पार्टिकल।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, अब देखो चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देने का काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने D1 इंस्टेंट पे D1 D को पॉजिटिव किया, D2 D को हमने नेगेटिव किया, तो ये चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस सम वेलोसिटी टुवर्ड्स द D2 D। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी तो प्रेजेंट है, और आप याद करो जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करवाते हैं सच दैट कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो, तो चार्ज पार्टिकल का ट्रैक होता है सर्कुलर। याद कर लो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे इस वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही हैं, और चार्ज पार्टिकल ऐसे थोड़ी सी वेलोसिटी जैसे ही एक्वायर करेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा D2 D की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिव है ये D2 D की तरफ जाएगा घूम के। यानी इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ने जब फील किया कि D2 D जो है वो नेगेटिव थी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सीधा जाना चाहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला होता तो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसके ट्रैक को कर देगी सर्कुलर। इस सर्कुलर ट्रैक में चलते हुए जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल है ना, क्योंकि जब तक देखो ये बाहर है तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे एक्सेलरेट करवा रही है, क्योंकि ये D पॉजिटिव चल रही है और ये वाली D का ये प्लेट का हिस्सा नेगेटिव चल रहा है, तो यानी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते हुए D के अंदर एंटर कर गया। जैसे ही चार्ज पार्टिकल D के अंदर एंटर करेगा तो याद करो यूनिट नंबर 1 क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी मेटालिक कंडक्टर हो या मेटालिक चैम्बर हो, तो उस मेटालिक चैम्बर के अंदर वाला हिस्सा अगर हॉलो होता है तो किसी भी हॉलो मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, 0। ये जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव बना रही हूँ ना, जगह कम होने की वजह से अंदर बना रही हूँ, एक्चुअली में ये सरफेस के ऊपर है, ये सारा पॉजिटिव जो है वो इस D1 D के सरफेस के ऊपर है और सारा नेगेटिव जो है वो D2 D के सरफेस के ऊपर है। यूनिट 1 क्या कहती है कि जब भी आपके पास कोई भी हॉलो मेटालिक कंडक्टर हो, याद करो आप हॉलो शेल करते थे, और हॉलो शेल के अंदर क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो शेल इज इक्वल टू 0 बिकॉज द चार्ज विल ओनली रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ हॉलो मेटालिक कंडक्टर। किसी भी हॉलो मेटालिक कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा। किसी भी चीज की एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल इस D के अंदर घूमेगा और घूम के ऐसे बाहर आएगा। अब सर्कल में ही क्यों घुमा, सर्कल में घुमा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज याद कर लो, सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड घुमा रही है, एक्सेलरेट इलेक्ट्रिक फील्ड करा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट सिर्फ इतने हिस्से में करा सकती है क्योंकि इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अंदर जैसे ही चार्ज पार्टिकल D के अंदर घुस गया, ठीक है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल D के अंदर एंटर कर गया, जैसे इस पॉइंट पे एंटर किया, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो गया खत्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाली फोर्स 0, और फोर्स 0 तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 का मतलब अंदर हो गई उसकी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की कांस्टेंट। तो ये चीज आपने गलत नहीं करनी कि कैसे क्या हो रहा है, ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल जैसे ही अंदर एंटर किया, सर्कल में तो उसको चलना ही पड़ेगा क्योंकि सर्कल में कौन घुमा रहा है उसको, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होलो के अंदर भी होता है, यानी D के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो ये डॉटेड जो है दीज आर द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन डायग्राम बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी गंदी सी हो जाएगी, इसलिए मैं लाइंस ड्रॉ नहीं कर रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास प्रेजेंट है, वो D के अंदर भी है, तो D के अंदर भी है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को वो सर्कल से बाहर नहीं जाने देंगी। अब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जब अंदर मूव करेगा और अपना सेमी सर्कल पूरा करते हुए जैसे ही इधर बाहर आया, अब हमने अपने ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को ऐसा सेट किया है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल अपना सर्कल काट के बाहर आएगा, सब के साथ पोलैरिटी ने क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। यानी एज सुन एज द चार्ज पार्टिकल मूव्स आउटसाइड दिस मेटालिक D2, द पोलैरिटी ऑफ दिस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर चेंजेस। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे ही ये बाहर आया पोलैरिटी बदल गई, पोलैरिटी बदल गई, इसका मतलब जो D1 D पहले पॉजिटिव थी अब वही D1 D अब क्या हो चुकी है,
नेगेटिव। तभी मैं बोल रही हूँ साइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। और D2 वाली D आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव। तो समझाने के लिए मैं बना रही हूँ, बार बार चेंज होना ही काम। अब जैसे ही D1 D पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, D2 D पॉजिटिव हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, तो दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स, इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स इन दिस डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स, अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लॉरेंट्ज फोर्स है, लॉरेंट्ज फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होने के कारण ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो वेलोसिटी इंक्रीज होनी है इस चार्ज पार्टिकल की, तो थोड़ी सी इंक्रीज्ड वेलोसिटी से ये क्या करेगा, मूव करते हुए, इंक्रीज्ड वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए क्या करेगा, D1 चैम्बर के अंदर एंटर कर जाएगा। लेकिन जैसे ही ये D1 चैम्बर के अंदर एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हो जाएगा खत्म चैम्बर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म, तो यानी एक्सेलरेशन हुई जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। यानी जैसे D के अंदर एंटर करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कल काटेगा। सर्कल क्यों काटेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसे सर्कल से बाहर नहीं आने देगी। तो यानी अपना सर्कल पूरा करते हुए अगेन ये D से बाहर आ गया। फिर जैसे ही बाहर आया, फिर से क्या हुआ, अब देखो जैसे ही बाहर आया पोलैरिटी फिर चेंज हो गई। पोलैरिटी फिर चेंज होने का मतलब क्या है, जो अब आपकी D2D जो है वो क्या बन चुकी है, नेगेटिव बन चुकी है। ये वाली D जो है वो नेगेटिव हो गई और ये वाली D पॉजिटिव हो गई। और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ फिर से एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मिडल गैप में पहुंच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना पोलैरिटी बदलने के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब वो बड़े रेडियस के ट्रैक को फॉलो करता चलेगा। यानी अब इसका रेडियस क्या कर जाना है, फिर से बढ़ जाना है। अब इसका रेडियस बढ़ गया, ठीक है। फिर जैसे ही ये D2D के अंदर एंटर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कल काटते हुए फिर बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया फिर से पोलैरिटी बदल गई। पोलैरिटी बदली, इसका मतलब D1D जो है वो क्या बन गई, नेगेटिव, और D2D क्या बन गई, पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ने नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना है। तो यानी इसने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ये हो चुकी है, इसने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा देना है। जब चार्ज पार्टिकल इस गैप के अंदर बार बार एक्सेलरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो बड़े रेडियस के ट्रैक को फॉलो करता चलेगा, यानी उसका अपना रेडियस बढ़ा लेगा। रीजन इज दैट, रेडियस क्यों बढ़ाना पड़ा, क्योंकि देखो बेटा एक चीज की वेलोसिटी ज्यादा है, रेडियस आप उतना ही रखो। मान लो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे उसी पोजीशन के ऊपर घूमते रहेगा तो फिर तो ये जल्दी बाहर आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। हम कर क्या रहे हैं, जब वेलोसिटी बढ़ रही है हम ट्रैक को बढ़ा रहे हैं। ट्रैक बढ़ाने का मतलब, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा, डिस्टेंस भी ज्यादा, यानी अगर मेरी वेलोसिटी 1 है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ना। अगर मेरा डिस्टेंस 1 मीटर है और स्पीड को भी मैं 1 रखूँ तो टाइम 1 सेकेंड रह गया। अगर मेरा डिस्टेंस 2 होता है और स्पीड भी 2 होती है तो भी दोनों का रेशियो 1 ही रह रहा है। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, जब चार्ज पार्टिकल गैप में आता है यानी इस पॉइंट पे आया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी यानी स्पीड बढ़ी तो मैंने रेडियस ऑफ ट्रैक भी बढ़ा दिया। रेडियस ऑफ ट्रैक बढ़ाने से क्या फायदा होगा, अगेन 2 से 2 कटेगा तो टाइम 1 सेकेंड ही आएगा। इसका मतलब हर बार जो ये चार्ज पार्टिकल है बड़ा सर्कल काटते हुए हाई स्पीड के साथ उसी 1 सेकेंड के अंदर ही गैप में आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ टाइम 1 सेकेंड कैसे रह रहा है। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, देखो अगर हम डिस्टेंस उतना ही रखें, ठीक है, डिस्टेंस उतना ही रखें और अकेली स्पीड बढ़ाते जाएं तो होने क्या वाला है, अगर डिस्टेंस उतना ही रखें और स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जल्दी जल्दी बाहर आना शुरू हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इस चार्ज पार्टिकल के टाइम के साथ मैच नहीं कर पाएगी। हमें करना क्या है कि चार्ज पार्टिकल अपना सेमी सर्कल काट के जिस इंस्टेंट के ऊपर बाहर आए उसी इंस्टेंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी बदले, उसी इंस्टेंट के ऊपर जो डीज हैं वो अपनी पोलैरिटी चेंज करें। हम ये चाहते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को इस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कराना है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जब बाहर आए सिर्फ तभी पोलैरिटी बदले, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल अंदर रह गया और पोलैरिटी बदल गई सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, उसका ट्रैक ही नहीं बनेगा। अब देखो समझो ध्यान से बात, जैसे ही चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कल काट के यहाँ बाहर आया पोलैरिटी बदल गई, पोलैरिटी बदली तो यानी गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया, एनर्जी दे दी, एक्सेलरेट कराया, वेलोसिटी बढ़ाई, एनर्जी मिल गई।
एनर्जी मिलने से ये चार्ज पार्टिकल बड़ा सर्कल काटेगा, बड़े सेमी सर्कल के अंदर चलेगा। जैसे ही अंदर गया, यहाँ पे पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसका मतलब सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से ये अपने उसी रेडियस को पूरा करते करते बाहर आया। जैसे ही बाहर आया फिर पोलैरिटी बदली, तो ये पॉजिटिव हो गई और ये वाली डी क्या बन गई, नेगेटिव। पोलैरिटी बदली तो इस पॉइंट पे आते हैं, इसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इसको फोर्स लगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, तो क्या होगा, सेम टाइम पे बाहर आने के लिए इसको अपने रेडियस को बड़ा करना पड़ा। यानी देखो अब ट्रैक बड़ा हो गया ना, ये देखो ये। लेकिन जैसे ही अंदर एंटर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यानी उसी कांस्टेंट रेडियस से चलता गया। जैसे ही बाहर आया फिर से पोलैरिटी बदली, यानी ये पॉजिटिव हो गई और ये वाली डी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। यानी हर बार हम ये चाहते हैं कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल अपने सेमी सर्कल को पूरा करते हुए डी से बाहर गैप के अंदर आए, जैसे ही वो गैप के अंदर आए सिर्फ तभी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर की ऑसिलेशंस यानी पोलैरिटीज बदलें, डीज की पोलैरिटी सिर्फ तभी बदलें। तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ बाहर आएगा फिर से आपके पास पोलैरिटी बदली, यानी इस चार्ज पार्टिकल को क्या फील हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड फील हुआ। तो इसका मतलब फोर्स लगी उसके ऊपर, लॉरेंट्स फोर्स लगी तो एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ी मींस एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई ना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इसका मतलब सेम रेडियस को छोड़ के वो बड़ा रेडियस ट्रैक काटेगा। ऐसे करते करते ये चार्ज पार्टिकल बड़े सारे सर्कल काटता चलेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल जैसे फिर यहाँ बाहर आया, वही बात हो गई, फिर बाहर आया फिर पोलैरिटी बदल गई, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अगेन इसने फील क्या किया, फोर्स फील किया, इलेक्ट्रिक लॉरेंट्स फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। तो अगेन इसका ट्रैक का साइज क्या हो गया, इंक्रीज, कांस्टेंट वेलोसिटी से अपना सेमी सर्कल काटते हुए बाहर आएगा। यहाँ फिर पोलैरिटी बदल जाएगी, पोलैरिटी बदली इसका मतलब ये डी नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली डी पॉजिटिव। अगेन इलेक्ट्रिक लॉरेंट्स फोर्स फील करेगा। ऐसे करते करते जब ये इधर पहुंचेगा तो यहाँ पे हमने चैम्बर के अंदर क्या डाल रखी है, विंडो। यहाँ हमने चैम्बर के अंदर डाल रखी है विंडो। अब विंडो से हाई, क्योंकि देखो जब वो सेमी सर्कल काट रहा है, जब वो सेमी सर्कल काट के यहाँ पहुंच रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है। यहाँ से शुरू किया, स्पीड बढ़ाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने, यहाँ पहुंचा फिर स्पीड बढ़ी, यहाँ पहुंचा स्पीड बढ़ी, यहाँ पहुंचा फिर स्पीड बढ़ी, यहाँ पहुंचा फिर स्पीड बढ़ी। ऐसे करते करते जब भी वो गैप के अंदर पहुंच रहा है तो हर बार गैप में पहुंचने पे उसकी स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यानी एनर्जी बढ़ रही है। तो जैसे ही उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, यानी वो लास्ट वाला अपना सर्कल काटेगा, तो यहाँ पे विंडो है, इस विंडो से बाहर निकलेगा चार्ज पार्टिकल। इस विंडो से बाहर निकल के यहाँ पे आपके पास कोई टारगेट न्यूक्लियाई है और इसने क्या करना है, इसी टारगेट न्यूक्लियाई को हिट कर देना है। हिट करने का मतलब उस टारगेट न्यूक्लियाई पे जैसे ही गिरेगा ट्रेमेंडस एनर्जी के साथ, तो उस टारगेट न्यूक्लियाई को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा इनटू द टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो यही आपका टॉपिक था कि साइक्लोट्रॉन करता क्या है, कैसे काम करता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है। रेजोनेंस की कंडीशन मींस कि जब भी आपका चार्ज पार्टिकल अपना सेमी सर्कल काट के कांस्टेंट, जब डी के अंदर गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। रीजन इज दैट क्योंकि डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है 0। तो जब वो डी के अंदर एंटर करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो उसका रेडियस ऑफ ट्रैक चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो डी से बाहर आएगा तो डी से बाहर आते ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा, क्योंकि डी से बाहर आते ही हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने डीज की पोलैरिटी को रिवर्स कर देना है। जब डीज की पोलैरिटीज रिवर्स होंगी तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चार्ज पार्टिकल जैसे यहाँ पहुंचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो गया, तो इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, एक्सेलरेशन मिलेगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यानी बड़े ट्रैक को कवर करते हुए हर बार जब उसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस ऑफ द ट्रैक भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जब स्पीड और डिस्टेंस सेम रेशियो में बढ़ते जाएं तो दोनों को डिवाइड करके टाइम का वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट। इसका मतलब 1 सेकंड में पहला सेमी सर्कल काटा है तो अगले 1 सेकंड में ही बड़ा सेमी सर्कल अगला काटेगा, फिर 1 सेकंड में ही काटना है उसको ये सेमी सर्कल। ऐसा नहीं कि ये डी के अंदर ही रह गया चार्ज पार्टिकल और पोलैरिटी बदल गई, फिर तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा और साइक्लोट्रॉन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो यानी हमें यही चाहिए कि हम हर बार जो है फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल उसको मैच कराते रहें, किसके साथ, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ, तभी जो है वो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो आज मैंने आपको जो है प्रिंसिपल, मेन लाइन साइक्लोट्रॉन है क्या, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, साइक्लोट्रॉन की डायग्राम क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है। वर्किंग मतलब कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, ये मैंने आपको सारा समझा दिया।
जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट है वो थोड़े से मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के लाइंस हैं ये आप बुक से आराम से रीड कर सकते हैं, कोई मर्जी बुक से रीड कर लो। अगर मॉडर्न की बुक है तो बेस्ट है, उसमें से अच्छी तरह से आप रीड कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा, हमने साइक्लोट्रॉन की करनी है थ्योरी। थ्योरी का मतलब हमने निकालने हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले मतलब कि रेडियस ऑफ ट्रैक कितना है, हर बार चेंज हो रहा है, तो रेडियस ऑफ ट्रैक के लिए हम फार्मूला निकालेंगे, टाइम के लिए हम फार्मूला निकालेंगे, टाइम पीरियड, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया है लिमिटेशंस भी होती हैं साइक्लोट्रॉन की, फिर वो भी करनी है। तो ये वाला जो काम है साइक्लोट्रॉन का मैथमेटिकल पार्ट, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में सारा कुछ समझा दिया। मैं आपको ये भी बताऊंगी साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि किस तरीके से साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन आस्क होता है एग्जाम में। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछा होता है कि डायरेक्ट वर्ड ही नहीं उन्होंने यूज किया होता कि हाँ भी साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो इस तरीके से घुमा के आपको देंगे कि आप खुद समझना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि भी हाँ साइक्लोट्रॉन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दैट आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आराम से वीडियो को फिर से देखो, क्योंकि थोड़ा सा जो है डीप कॉन्सेप्ट है। फिर से एक बार वीडियो को देखो और फिर बुक की लाइंस को आराम से रीड करना, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि टॉपिक क्या कहता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसे मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड भी करें ताकि मुझे भी पॉजिटिव फीडबैक जो है वो आपकी तरफ से मिलती रहे। थैंक यू।